आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस चैप्टर में हम फ्रांस की क्रांति के प्रभावों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती चैप्टर में हमने फ्रांस की क्रांति के 5 महत्वपूर्ण प्रभावों का अध्ययन किया था और आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने फ्रांस और विश्व जगत को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति का छठा महत्वपूर्ण प्रभाव जो था वो था वर्ग भेदहीन सामाजिक ढांचे का विकास। इससे पहले हम फ्रांस की क्रांति के 5 महत्वपूर्ण प्रभावों का अध्ययन कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो छठा महत्वपूर्ण प्रभाव था वर्ग भेदहीन सामाजिक ढांचे का विकास। सामाजिक क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा योगदान था। इसने उस समय के प्रचलित वर्ग भेद को पूर्ण रूप से तो हम नहीं कहें तो भी आंशिक रूप से तो ख़त्म करने में सहायता ज़रूर दी। इससे पूर्व फ्रांस की व्यवस्था में वर्ग भेद को एक प्रकार से वैधानिक मान्यता प्राप्त थी, जिसमें 3 वर्गों में से प्रथम 2 वर्गों अर्थात कुलीन वर्ग और सामंती पादरी वर्ग को अनेक विशेषाधिकार और सुविधाएं और रियायतें प्राप्त थी, जबकि तीसरे वर्ग जो कि जन सामान्य का वर्ग था, जिसे हम थर्ड स्टेट कहते हैं, उसे किसी भी प्रकार की रियायतें और सुविधाएं प्राप्त नहीं थी और इसके बावजूद भी उसके ऊपर अत्यधिक कर का बोझ डाला हुआ था। फ्रांस की क्रांति ने इस प्रकार के सामाजिक वर्गों के विशेषाधिकारों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त घोषित कर दिया। राष्ट्रीय महासभा द्वारा पारित मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जो 27 अगस्त 1789 ईस्वी में पारित की गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी मनुष्य अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान रूप से जन्मे हैं और रहे हैं। विधि या कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों को विधि के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। इससे पूर्व भी राष्ट्रीय महासभा ने सामंतवाद, दास प्रथा और सामाजिक वर्गों के विशेषाधिकारों की घोषणा कर दी थी और इस प्रकार से अब आधिकारिक रूप से, जिसे हम वैधानिक रूप कहते हैं, एक विधान के रूप में फ्रांस के सभी वर्ग समान रूप से स्थापित हो गए और उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं शेष रहा। तो एक प्रकार से यह एक क्रांतिकारी और युगांतरकारी सामाजिक परिवर्तन था जिसका सूत्रपात फ्रांस की क्रांति के द्वारा किया गया। इसी कारण द प्लेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक में इसके लेखक जॉर्ज लेफेब्रे कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के सभी योगदान क्रांति के वास्तविक ध्येय की तुलना में गौण थे और वास्तविक ध्येय था समानता की क्रांति। तो इस कारण ये जो समानता का अवधारणा फ्रांस की क्रांति ने पैदा किया, ये सामाजिक दृष्टि से अमूल्य और बहुत प्रभावशाली था। हालांकि कुछ विद्वान इस बात को लेकर आलोचना भी करते हैं कि यह पूरी तरह से समानता स्थापित नहीं कर पाई ये क्रांति, क्योंकि इसमें जनसामान्य को बराबर भागीदारी नहीं दी गई। 1791 के संविधान में भी सभी लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया और उसके बाद
राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव 1793 ईस्वी में हुए, उसमें भी हालांकि सार्वजनिक मताधिकार की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया था, परंतु राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा जारी फ्रांस की गणतंत्रात्मक संविधान जो 1795 में पारित हुआ, उसमें फिर से मताधिकार को सीमित कर दिया गया और मताधिकार एक ऐसे वर्ग विशेष को दिया गया जो कुछ निश्चित योग्यताएं रखते थे, जिसमें संपत्ति की योग्यताएं भी प्रमुख थी। इस प्रकार इन विद्वानों का कहना है कि फ्रांस की क्रांति ने वस्तुतः सामाजिक वर्ग भेद को समाप्त करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि जो विधान के रूप में कुछ वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और कुछ वर्गों को बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, उसे समाप्त करने में और सभी वर्गों को इस मायने में एक धरातल पर समान रूप प्रदान करने में क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि फ्रांस की क्रांति के द्वारा समाजवादी चेतना का भी उदय हुआ। अगर हम थोड़ा गंभीरता से देखें तो क्रांति में ये समाजवादी रुझान हमें अनेक बार होता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रीय महासभा ने न केवल सामंतवाद व सामाजिक विशेषाधिकारों को समाप्त किया, बल्कि चर्च की भूमि को भी जब्त कर लिया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने आतंक के राज के दौरान समाजवादी नीतियों को बड़ी सख्ती से लागू किया और इस काल में बड़े बड़े जो भूसंपत्तियाँ थी उनको छोटे छोटे खंडों में बांटकर भूमिहीन कृषक और अन्य वर्ग के लोगों को दिया गया। ये एक प्रकार से समाजवादी अवधारणा का ही अनुपालन था। जनसामान्य के हित में अनाज और अन्य वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी गई, मजदूरों की दरें निर्धारित की गई। यह नियम भी बना दिया गया कि फ्रांस के छोटे बड़े सभी निवासियों को नागरिक कहकर संबोधित किया जाएगा। ये सारी की सारी जो परिकल्पनाएं और कार्य थे, ये समाजवादी चेतना को ही प्रतिबिंबित करने वाले थे। इसलिए इन विद्वानों का कहना है कि फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी चेतना को भी जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति के बाद न्यायिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विधि या कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है, अर्थात जनता क्या चाहती है वही कानून है। इससे पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जैसा कि राजा कहता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, और कानून क्या है, लुई 16 कहता था कि कानून वही है जो मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ। उसके स्थान पर अब यह प्रतिस्थापित किया गया कि कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जनता जो चाहती है कानून वही है, और इसके द्वारा सभी नागरिकों को विधि के निर्माण में भाग लेने का अधिकार भी है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया। फ्रांस के प्रथम लिखित संविधान 1791 में फ्रांस के सभी निवासियों को कानून के समक्ष समान स्थापित कर दिया गया। इससे पूर्व जज और उनके जज जो थे वो उनके पद थे जो उनको खरीद कर प्राप्त किया जाता था और वे पैतृक संपत्ति के रूप में अपने पदों को अपने संतानों को हस्तांतरित कर देते थे। क्रांति के दौरान इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सभी स्तरों पर जजों के चयन की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस के विविध क्षेत्रों में प्रचलित अनेक प्रकार के कानूनों में एकरूपता लाने का कार्य किया और संपत्ति पर पुरुषों के साथ महिलाओं के अधिकारों को भी स्वीकार किया गया। ज्येष्ठाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की न्यायिक सिस्टम में, न्यायिक व्यवस्था में भी इस क्रांति के दौरान आमूलचूल परिवर्तन किया गया।
क्रांति का धार्मिक प्रभाव भी पड़ा। क्रांति के समय धार्मिक व्यवस्थाओं में बड़ी उथल पुथल रही। राष्ट्रीय महासभा के द्वारा जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द क्लर्जी यानी पादरियों के लिए जो एक नए संविधान का निर्माण किया गया, उसमें पादरी तंत्र के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर टाइथ लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस नए संविधान के पादरियों के लिए जो नया संविधान लागू किया गया था 12 जुलाई 1790 ईस्वी में, उसके द्वारा फ्रांस के सभी धर्माधिकारियों को राज्य के अधीन कर दिया गया और उन्हें एक प्रकार से राज्य का वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इन पदाधिकारियों का चुनाव भी जनता द्वारा किया जाना निश्चित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इससे पहले धर्म के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी की नियुक्ति पोप के द्वारा नियुक्त किए जाती थी और उसके ऊपर पोप का ही अधिकार होता था। परंतु इस कार्य के द्वारा यह सब समाप्त कर दिया गया। पादरी तंत्र के जो नागरिक संविधान की स्थापना की गई थी, उसके द्वारा सभी धर्माधिकारियों को एक शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें उसे इस संविधान के अनुसार कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक व्यवस्था में भी इसमें परिवर्तन हुआ। धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी नवीन परिवर्तन हुए। आतंक के राज के दौरान फ्रांस में डीक्रिश्चियनाइजेशन करने का प्रयास किया गया, यानी ईसाईकरण से पृथक होने का प्रयास किया गया और ईसाई धर्म के स्थान पर नवीन नास्तिकतावादी धर्म, विवेक शक्ति के धर्म, रिलीजन ऑफ रीजन को स्थापित किया गया और इसके द्वारा फ्रांस के अनेक गिरजाघरों यानी चर्चों को नवीन धर्म के मंदिरों में बदल दिया गया। बहुत सारे बिशप और पादरियों ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और जब बाद में रॉबस्पियर के हाथ में सत्ता आई तो उसने विवेक शक्ति के धर्म के स्थान पर एक आस्तिकतावादी धर्म, परम शक्ति के धर्म को फ्रांस में प्रचारित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रांति के दौरान धार्मिक क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल हुई और धर्म के अनेक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और एक प्रकार से पादरियों के लिए जो नया संविधान लागू किया गया था, उसके द्वारा धर्म की जो फ्रांस में एक समानांतर सत्ता थी उसे समाप्त कर दिया गया और उसे राजनीतिक सत्ता के अधीन कर दिया गया। चर्च के जो लिंक आर्थिक रूप से और धार्मिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के मामले में जो पोप के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया और अब उसके ऊपर कंट्रोल राजकीय सत्ता का स्थापित कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रभाव हुए। शिक्षा में अनेक परिवर्तनों की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा फ्रेंच भाषा को फ्रांस की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और सभी प्रकार के शिक्षण और अनुदेशन के कार्य इसी भाषा में दिए जाने के आदेश दिए गए। दांतों का एक प्रसिद्ध कथन था कि रोटी के बाद शिक्षा मनुष्य की पहली आवश्यकता है। एक निःशुल्क, अनिवार्य एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने की मांग की गई। राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस के कुछ विशिष्ट शिक्षण संस्थानों को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्गठन किया गया और उन्हें अधिक अधिकार संपन्न बना दिया गया, जैसे द नॉर्मल स्कूल, द पॉलिटेक्निकल स्कूल,
स्कूल, लॉ स्कूल, पेरिस के मेडिकल स्कूल, इन सभी को ज़्यादा विस्तार दिया गया और उन्हें और ज़्यादा अधिकार भी प्रदान किए गए और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन की भी अधिक अलॉटमेंट या इशू किया गया। फ्रांस की क्रांति के कारण एक और परिणाम या प्रभाव हुआ, वह था उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद और अधिनायकवाद का अभ्युदय, यानी उसका जन्म या उदय। हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और उसी राष्ट्रवाद ने आगे जाकर उग्र राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। राष्ट्रीय सभा द्वारा राष्ट्रीय भावना की अभिवृद्धि के लिए किए गए कार्य, राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय सैनिक सेवा को अनिवार्य कर देना और आतंक के राज के दौरान अधिनायकवादी व्यवस्था की स्थापना करना, इन सब से एक प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद, जिसमें सैनिकवाद भी शामिल है, अधिनायकवाद भी शामिल है, उसको प्रेरणा मिली, उसको बढ़ावा मिला। दूसरी तरफ कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने इस प्रकार के उग्र राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद को बहुत ही सीमित मात्रा में बढ़ावा दिया, जैसा कि प्रोफेसर गुडविन को ही लें। उनके अनुसार बहुत सीमित अर्थ में ही फ्रांस की क्रांति को आधुनिक अधिनायकवाद का स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि फ्रांस में जैकोबिन तानाशाही और 1793 की क्रांतिकारी सरकार के शासन की अस्थायी और असामान्य व्यवस्थाएं ही थी जो फ्रांस के आंतरिक एवं विदेशी युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उदारवादी विचारों की रक्षा के लिए व्यवस्थापूर्ण ग्रहण कर ली गई थी। तो उसने, गुडविन का कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ अधिनायकवादी कार्य किए गए फ्रांस की क्रांति के दौरान, वो तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं के कारण हुआ, उनकी पूर्ति करने के कारण हुआ। फिर भी जो राष्ट्रवादी विचार था उसने आगे जाकर और अधिक उग्र राष्ट्रवाद और सैनिकवाद को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से योगदान दिया। तो इस प्रकार आज के इस चैप्टर में हमने फ्रांस की क्रांति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिणामों का अध्ययन किया और यहाँ आकर फ्रांस की क्रांति के संपूर्ण प्रभावों का अध्ययन समाप्त होता है। धन्यवाद।